नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संसद की 7वीं जंग। 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान है। इस चरण में 9 राज्य की 89 सीटों का फैसला ईवीएम में कैद होगा। 7वें चरण की नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, अरुण जेटली, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। अपनी खास पेशकश संसद की 7वीं जंग में हम चुनावी समीकरण को टटोलने की भी कोशिश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 9 चरणों में हो रहे आम चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 30 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान होगा। 7वें चरण में 9 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में सोनिया, मोदी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण, 9 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान। मोदी, सोनिया समेत कई दिग्गज मैदान में। आरोप प्रत्यारोप और दावों वादों के बीच लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 9 चरणों में हो रहे इन आम चुनावों के 7वें चरण के लिए 30 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस चरण में होने वाले मतदान की वीआईपी सीटों पर नजर दौड़ाएं तो वडोदरा से मोदी, रायबरेली से सोनिया गांधी, लखनऊ से राजनाथ सिंह और रीता बहुगुणा जोशी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। वडोदरा के मैदान में मोदी, रायबरेली के रण में सोनिया गांधी, लखनऊ में राजनाथ, रीता आमने सामने, कानपुर में जोशी और जायसवाल की टक्कर। कुल 89 सीटों पर होने वाले इस मतदान में उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कुल 9 राज्यों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान, गुजरात की 26 सीटों पर मतदान, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान, आंध्र प्रदेश की 17 सीटों पर मतदान, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान, बिहार की 7 सीटों पर मतदान। लोकसभा चुनावों के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और अब 30 अप्रैल को होने वाले मतदान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 7वें चरण के इस रण में कई दिग्गज मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन 7वें चरण में मतदाताओं का रुख क्या होगा और वो किसे अपना कीमती वोट देकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएंगे, ये अभी कह पाना कठिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। यहां तो संसद की 7वीं जंग है और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कुमार कृष्ण। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कुमार कि कितना अहम है ये पड़ाव 7वां चरण जो है, अब इसकी वोटिंग होनी है 89 सीटों पर और कई सूरमाओं की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होनी है। किस तरीके से देखते हैं अब तक के जो 6 फेज के पोलिंग हुए हैं और ये फेज कितना अहम है और क्यों अहम है? देखिए, ये फेज अहम इसलिए भी है कि एक तो आपको गुजरात का जितना सारा क्षेत्र चुनाव है, सारे के सारे सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। दूसरा देखें, पंजाब के सारे सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और आंध्रा बहुत इंपॉर्टेंट इस बार रोल प्ले करने वाला है नेशनल लेवल पे सरकार बनाने में। वहाँ 17 सीटों पे चुनाव है। बीजेपी का आप देखेंगे कि जो बिहार का जो 7 सीट जहाँ पे चुनाव होने जा रहा है वो सातों के साथ तो पहले एनडीए के पास था, जिसमें ज़्यादातर 5 जदयू के पास और 2 बीजेपी के पास। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप देखें कि बनारस के ऊपर इतना सारा चर्चा हो रहा है, लेकिन वडोदरा के ऊपर ना तो मीडिया में चर्चा है, ना तो कांग्रेस पार्टी से चर्चा है, ना किसी और पे चर्चा है। फिलहाल हम इस पर नहीं डिस्कस करेंगे। हमको ये देखना है कि ये जो चरण मतदान होने जा रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रियंका गांधी फ्रंट पे लीड की है पिछले 6-7 दिनों में पूरे चुनाव प्रचार को। क्योंकि कांग्रेस का आप देखेंगे कि फेज बाई फेज चला है। पहले 2 फेज में देखें कि राहुल गांधी आगे रहे, फिर बीच में सोनिया गांधी आई और सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी आई और प्रियंका गांधी काफ़ी तल्खी से प्रचार किया है और उसको मीडिया में भी काफ़ी जगह मिला है। तो हम लोगों को कल ये देखना पड़ेगा कि कल वाले फेज में प्रियंका गांधी का भी कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। दूसरा चीज, डॉक्टर कुमार, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कितना यहां पर आपको रणनीति में तब्दीली नजर आ रही है कांग्रेस की? क्या लग रहा है जिस तरह के बयान आ रहे हैं सीनियर लीडर्स के, क्या घुटने टेकती नजर आ रही है यहां पर कांग्रेस? क्योंकि 6 चरण के वोटिंग हो चुके हैं, अभी 196 सीटें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले रणनीति में जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, इस पूरे चुनाव का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, ईमानदारी से आपको बताया तो।
कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मोदी को रोकने के लिए डे वन से। और अब तो यहाँ तक कि आप देखें कि अहमद पटेल का स्टेटमेंट कुछ और आता है कि हम तीसरी फ्रंट से हाथ मिलाएंगे, उनकी सरकार बनवाएंगे। ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी चिदम्बरम साहब का किसी टीवी चैनल पे सुन रहे थे कि जो है सरकार से गलतियां हो गई और जो है 16 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो उसी का नतीजा है। तो कहीं ना कहीं ये सब देख करके लग रहा है कि कांग्रेस का जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, या तो लगता है कि रिजल्ट शायद उनके फेवर में डर के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि AK एंटनी ने भी यहां तक कहा वाम दलों को जो है साथ आने के लिए उन्होंने अपील की। वही बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं से अपने तरफ से मान चुकी है कि हम सरकार कम से कम नहीं बनाने जा रहे हैं, इतना तो तय है। लेकिन ये डिपेंड करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो रीजनल पार्टीज है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश आप ले लीजिए या तमिलनाडु ले लीजिए। लेकिन कांग्रेस देखिए, जहां पे कांग्रेस बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है उसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे बीजेपी का अपर हैंड है। जो मेन लड़ाई चल रही है रीजनल पार्टीज वर्सेस बीजेपी, वहां पे हमको देखना होगा कि वहां पे रीजनल पार्टी सक्सेसफुल हो रही है या बीजेपी सक्सेसफुल हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे पिछला 6-7 दिनों में जितना वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और बयानबाजी में जितना तल्खी आ रहा है, ये उसी का रिजल्ट है कि ममता बनर्जी कोशिश ये कर रही है कि कोई ये ना समझे कि हम इलेक्शन के बाद बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। इसलिए जो है जबरदस्त तरीके से जो नहीं बोलना चाहिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन सब शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट किया गया। यूपी का आप उठा करके देख लीजिए, यही हाल है। इवन बीजेपी के तरफ से भी काफी तल्खी के साथ पिछले 6-7 दिन में जो है जिस ढंग से प्रचार हुआ है, ये सब इसीलिए हो रहा है कि ये सब जो लड़ाई है बीजेपी भर से रीजनल पार्टी है। कल होकर के कौन पार्टी किससे हाथ मिलाएगा ना तो आप जानते हैं ना तो हम जानते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता है। आप देख चुके हैं कि बनारस में जिस ढंग से अभी 2 पुराने एनेमी अजय राय और अंसारी, जब दोनों एक दूसरे से हाथ मिला सकता है तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए कल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि ध्रुवीकरण कितना तेज हुआ है या कितना कम हुआ है। और दूसरा आपको यह भी देखना होगा कि आम मतदाताओं में कहीं निराशा तो नहीं हो रहा है कंपेयर टू फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। डॉक्टर कुमार, लेकिन किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे आगे। एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं दर्शकों को। लोकसभा चुनाव के लिए बाकी बचे 3 फेजेस बेहद निर्णायक हैं, जिनमें 7वां चरण बेहद अहम चरण है। अहम इसलिए भी कि इस चरण में कई बड़े बड़े नाम अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। कई सीट प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी हैं। कौन कौन सी ये सीटें हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट। 7वें चरण में यूपी की 14, बिहार की 7, पश्चिम बंगाल की 9, आंध्र प्रदेश की 17, गुजरात की सभी 26 सीट, पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान, जम्मू कश्मीर की 1, दादर नगर हवेली 1, दमन और दीव की 1 सीट पर मतदान संपन्न होगा। इस बार कई सीट पार्टी और उम्मीदवारों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई हैं। यूपी हो या गुजरात या फिर पंजाब, सभी राज्यों में कांटे की टक्कर है और कुछ सीटों पर देश की नजर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी से राजनाथ सिंह, कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी, आम आदमी पार्टी से जावेद जाफरी, बीएसपी से नकुल दुबे और समाजवादी पार्टी से अभिषेक मिश्रा मैदान में हैं। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गढ़ रहा है, इसलिए राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी और बॉलीवुड स्टार जावेद जाफरी आम आदमी पार्टी की ओर से राजनाथ का रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां अपने खासम खास अभिषेक मिश्रा को इस सीट पर उतारा है, तो बीएसपी ने भी नकुल दुबे पर दांव खेला है। बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी, कांग्रेस से शिव प्रकाश जायसवाल, एसपी से सुरेंद्र मोहन अग्रवाल एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इस बार कानपुर की लड़ाई इसलिए खास हो गई है क्योंकि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को मैदान में उतारा है। वैसे ये सीट मुरली मनोहर जोशी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। कानपुर कांग्रेस नेता शिव प्रकाश जायसवाल का गढ़ है। ऐसे में इस बार उनके सामने भी अपना सम्मान बचाने की चुनौती है। यूपी में और भी बड़े नाम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें झांसी से बीजेपी की उमा भारती, उन्नाव से कांग्रेस की अनु टंडन, हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर, बाराबंकी से कांग्रेस के पीएल पुनिया प्रमुख हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला था। एसपी और बीएसपी के खाते में 20 से भी ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन इस बार समीकरण बदलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। चलिए, तो 7वें चरण के जो है वोटिंग होनी है और उस दंगल में सबसे ज्यादा टक्कर कहां देखने को मिलेगी, डॉक्टर कुमार से जान लेते हैं। डॉक्टर कुमार, अगर यूपी की बात करें तो कानपुर और लखनऊ सबसे ज्यादा यहां पर टक्कर कौन सी सीट पर देखने को मिलेगी? हमको लग रहा है कि कानपुर का जो सीट है वहां पे आपको ज्यादा टक्कर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक तरफ देखेंगे श्री प्रकाश जायसवाल है जिन पे तरह तरह के आरोप से भी घिरे हुए हैं, लेकिन दूसरे तरफ मुरली मनोहर जोशी भी हैं जिनको कि काफ़ी एरोगेंसी के लिए जाना जाता है। और देखना यह है कि पहली बार कानपुर से गए हैं मुरली मनोहर जोशी, कितना मतदाता को अपने तरफ कर पाए नहीं कर पाए हैं। और जहाँ तक लखनऊ की बात है तो हमको नहीं लगता कि राजनाथ सिंह को वहाँ से इलेक्शन जीतने में कोई ज़्यादा जो है समस्या होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास वो सीट लगातार बरसों से है और वाजपेयी जी का काफ़ी वहाँ पे हो रहा है, एक अच्छी छवि रही है, अच्छा पॉपुलैरिटी रही है। और हमको लगता है कि लखनऊ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसमें, बल्कि कानपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कानपुर में बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि वहाँ से कौन जीतेगा या कौन हारेगा। वहाँ पे मोदी जी की हवा है या नहीं है। बीच में तरह तरह का बयान भी आप सुने होंगे मुरली मनोहर जोशी के कारण जो है बीजेपी काफ़ी दुविधा में भी फंस गई थी, जिसके कारण को काफ़ी जवाब भी देना पड़ा मुरली मनोहर जोशी जी को। जी, लेकिन जोशी जी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि श्री प्रकाश जायसवाल वहां से कई बार जीतते आए हैं। नहीं, कई बार जीते भी आए हैं, लेकिन देखिए कि जितना सारा कुछ घोटालों से में उनका नाम आ रहा है, जैसे कि बताया गया कि अपने रिश्तेदारों को भी जो है खनन के लिए जो है उसको अलॉट किया गया था, तो ऐसी बात नहीं है। श्री प्रकाश जायसवाल के साथ भी यही समस्या है और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट है। तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट है श्री प्रकाश जायसवाल के साथ जा रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि वहाँ पे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मुकाबला कानपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन डॉक्टर कुमार, अगर कानपुर की सीट की ही बात करें तो जोशी ने जो मोदी की मुखालफत भी की, और जिस तरीके से क्या इसका इस फैक्टर का भी असर पड़ सकता है इस बार चुनाव? आपको बेसिकली यही इंडिकेट कर रहे थे कि तरह तरह का जो बीच में उनकी बयानबाजी होते रही है जोशी जी की, तो उसके कारण जो एक वेव पकड़ना चाहिए था उनके फेवर में, हमको लगता है कि शायद उतना नहीं पकड़ सका है। उसके कारण कहीं ना कहीं एक जो है चूक हो गई है मुरली मनोहर जोशी से, तो इसलिए हमको लग रहा है कि वहाँ दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कानपुर के अंदर। दूसरा, आप वहाँ का हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो 4 बार वो सीट पिछला 20 साल में कांग्रेस के पास है, तो 2 बार बीजेपी के पास है। तो ये कानपुर सीट पे कोई दावा नहीं कर सकता है कि ये जो कानपुर सीट है पर्टिकुलर किसी पार्टी की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव है, क्योंकि वहाँ पे कारखाने बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं। 10 साल में कांग्रेस वहाँ पे फेल्यूर रही है बहुत सारा कारखाना चालू कराने में। वहाँ पे जो लेबर क्लास है उसका बहुत बुरा हाल है। कानपुर शहर में जो है प्रॉपर डेवलपमेंट का काम काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा, पिछला 10 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। वहाँ पे पैदल चलना आपके लिए मुश्किल। तो ऐसी बहुत सारी लोकल समस्याएं हैं जिसका भी असर पड़ रहा है वहाँ के इलेक्शन पे। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि कानपुर का जो इलेक्शन है वो थोड़ा हमको दिलचस्प नजर आ रहा है। लखनऊ हमको उतना दिलचस्प नजर नहीं आ रहा जितना वो कानपुर नजर आ रहा है। लेकिन क्या बाहरी कैंडिडेट होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे मुरली मनोहर जोशी, लेकिन पार्टी ने अगर उन्हें वहां से टिकट दिया है और ये उनकी मजबूरी बन गई कि वहां से लड़ना है, तो क्या ऐसे में उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? नहीं, देखिए, बाहरी उरी का मुद्दा आजकल के मॉडर्न टाइम के इलेक्शन में अब उतना मायने नहीं रखता है। आपको बता दूं, आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, चाहे आप दिल्ली चले जाइए, आप यूपी चले जाइए, तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि कानपुर और लखनऊ, इलाहाबाद की ज़्यादा दूरी नहीं रही है, कानपुर और बनारस की ज़्यादा दूरी नहीं रही है। तो बाहरी का नहीं है, वहाँ पे जो फर्क पड़ना है हर कैंडिडेट के व्यक्तित्व का पड़ना है, क्योंकि हर आदमी ये देखता है कि सामने जो जीतने वाला है, अगर वो जीता तो मेरे लिए क्या कर सकता है और मेरे लिए कितना अप्रोचेबल है, कि हमको जरूरत पड़े अगर उसके पास जाए तो मेरी समस्याओं को सुने और उस समस्याओं का जो है समाधान निकालने के लिए कोशिश करे। तो हर मतदाता ये सोच करके ही कानपुर में वोट देने वाला है। चलिए, सोनिया गांधी की अगर बात कर लें तो उनका जो फैक्टर है हमेशा जीतती आई हैं, क्या कहेंगे इस बार जो है, इस बार दंगल में जो है उनके लिए कोई मुश्किलें देखते हैं? नहीं, हमको नहीं लगता है कि सोनिया गांधी के साथ कोई दिक्कत होने वाली। सोनिया गांधी वहां से जीतने जा रही हैं, हमको जैसा लग रहा है, क्योंकि वहां के लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है रायबरेली से, और काफ़ी समय से आप देखेंगे कि वो सीट जो है लगातार नेहरू फैमिली के पास रहा है, सिवाय अगर जनता पार्टी के राजनारायण के टेन्योर को अगर हम हटा दे तो हमको नहीं लग रहा कि सोनिया गांधी जो है वहां से जो है हारने जा रही हैं, और हमको लगता है कि जो है जीतने जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर कुमार, जिस तरीके से इस बार प्रियंका काफी तेजी से जो है प्रचार कर रही हैं, चाहे रायबरेली सीट की बात करें या अमेठी की, क्या लगता है इस तरह के समीकरण है या हार का खतरा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रचार कर रही हैं प्रियंका गांधी? देखिए, रायबरेली पहले कभी भी इतना प्रचार करती हुई नजर नहीं आई। वो इतना प्रचार भी कर रही हैं और इतना इनके शब्दों में तलखी भी है, और इतना जो आक्रामक तेवर जो अपना रखी है वहां से प्रियंका गांधी, तो कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि मोदी वेव है और हमको कहीं
पता ना चले और अंदर ही अंदर जो है बीजेपी के पास नहीं वोट चला जाए। तो इसलिए अब देखेंगे कि लगातार जो है 7-8 दिनों से लगातार वहाँ पे कैंपिंग कर रखी है, डोर टू डोर जो है जा भी रही हैं। तो इस डर से बचने के लिए कि कहीं वोट इधर से उधर ना हो जाए, और इसलिए जो प्रियंका गांधी जितना हार्ड वर्क इस बार कर रही है, शायद इसके पहले कभी भी अमेठी रायबरेली में कभी भी लोगों ने इतना हार्ड वर्क नहीं किया जितना इस बार कर रहा है। रायबरेली में उतनी समस्या कांग्रेस के साथ नहीं जितनी कि आपको अमेठी में देखने के लिए मिल सकता आने वाले कल में, क्योंकि अमेठी में ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। रायबरेली में हमको नहीं लगता है कि उतना ज्यादा कोई दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। रायबरेली में हमको लगता है कांग्रेस शायद आसानी से जो है सोनिया गांधी जीत जाएंगे। चलिए, रायबरेली में सोनिया गांधी आसानी से जीतने की उनकी आशंका है, लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार कितनी अपना साख बचाना और अपनी परंपरागत सीटों को रोक के रखना बचाना कितना अहम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 7वें फेज में 9 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। कौन कौन सी अहम सीटें हैं, पंजाब, गुजरात और बाकी जो राज्य हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए जिया न्यूज़। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद जिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बढ़ेंगे आगे। 7वें चरण में गुजरात और पंजाब की सभी सीटों पर मतदान होना है। 26 सीटें गुजरात में हैं और 13 पंजाब में। इसके अलावा बिहार की भी 7 सीटों पर 7वें चरण में मतदान होगा। पंजाब और गुजरात की कई सीटें सम्मान का विषय हैं, जिन पर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज आपस में टकराएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। 7वें चरण में गुजरात अपने भविष्य का फैसला करेगा। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 30 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें से वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद ईस्ट पर सबकी नजर है। बीजेपी से नरेंद्र मोदी, कांग्रेस से मधुसूदन मिस्त्री आमने सामने हैं। वैसे गुजरात नरेंद्र मोदी का गढ़ है और वो गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मधुसूदन मिस्त्री मोदी को कड़ी टक्कर नहीं दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में ये सीट देश भर की नजर में है। गुजरात की एक और अहम सीट है गांधीनगर। गांधीनगर में बीजेपी से लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस से किरीट पटेल को मैदान में उतारा गया है। वैसे तो लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ने में आपत्ति जताई थी। लेकिन पार्टी के फैसले के सामने उन्हें झुकना पड़ा और गांधीनगर से चुनाव मैदान में उतरे आडवाणी। इस सीट को नाक की लड़ाई माना जा रहा है। गुजरात में दूसरे बड़े चेहरे जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी के परेश रावल, खेड़ा से दिनशा पटेल प्रमुख हैं। बॉलीवुड के सितारे परेश रावल को बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिंद्र पाठक की जगह टिकट दिया गया है। इसलिए ये सीट परेश रावल और बीजेपी के लिए सम्मान का विषय है। वहीं पंजाब की भी सभी 13 सीटों पर 30 अप्रैल को ही मतदान संपन्न होगा। पंजाब की बड़ी सीटों में अमृतसर का नाम शुमार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दिग्गजों की साख दांव पर है। बीजेपी से अरुण जेटली, कांग्रेस से अमरिंदर सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अरुण जेटली को सिद्धू की जगह उम्मीदवारी सौंपी गई है, तो वहीं कांग्रेस में अमरिंदर सिंह को मैदान में उतारकर घेराबंदी की है। वहीं बिहार के दरभंगा से बीजेपी के कीर्ति आजाद, श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पश्चिम बंगाल के बीरभूम से शताब्दी राय की किस्मत का फैसला भी 30 अप्रैल को होगा। अब जनता किसे जनाधार देती है, ये तो 16 मई को पता चल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि ये चरण अहम जरूर होने वाला है। जिया न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए, तो गुजरात और पंजाब की अगर बात करें तो गुजरात से शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार, गुजरात की अगर सीटों की बात करें तो इस बार कितनी टक्कर मिलेगी? क्या इस बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है कि 2 जगह से जो है नामांकन किया है मोदी ने, बनारस से भी चुनाव लड़ रहे हैं और वडोदरा से भी लड़ रहे हैं। क्या इस बात का जो है गुजरात की जो जनता है, क्या वो ये सोच सकती है कि गुजरात सीट छोड़ देंगे? रवि जी, आजकल का जो आम मतदाता है बहुत समझदार है। वो नेताओं के मजबूरियों को पहले ही एनालाइज करने में काफ़ी सक्षम है। उनको पता है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी इसलिए लड़ रहे हैं कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वहाँ से वो नहीं लड़ते वडोदरा से तो शायद गुजरात पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वडोदरा से लड़ रहे हैं। और यूपी के बनारस से इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीटें, अगर बीजेपी वहाँ से मैक्सिमम सीट अगर नहीं ला सकता है तो फिर केंद्र में सरकार नहीं बना सकता है। कल होकर रिजाइन कहाँ से करेंगे, ये जो है हम और आप आज के डेट में जो प्रिडिक्ट करना हमारे और आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि कितना सीट बीजेपी ला पाता है, नहीं ला पाता है, क्या सिचुएशन है, नहीं लाएं। लेकिन गुजरात में इतना तय है कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी का ज़बरदस्त एडवांटेज है। वडोदरा में देखेंगे कांग्रेस का जो पहले का उम्मीदवार था ऑलरेडी जो अपना नाम विड्रॉ करके हट गया मैदान से,
और अभी जो उनके वर्तमान कैंडिडेट हैं वो शायद उतना फाइट देने में भी सक्षम नहीं है। तो इसलिए गुजरात में बीजेपी का अपर हैंड है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप पंजाब में चले जाइए तो हमको लगता है कि कांग्रेस का अगर नेक टू नेक फाइट अगर कहीं पे चल रहा है तो पंजाब में चल रहा है, क्योंकि पंजाब में जो सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं वो ड्रग पैडलिंग से हैं, ड्रग पैडलिंग से हो रहा है। क्योंकि ड्रग और ये जो नशा का जितना सारा कारोबार है हर घर में वहां पे पंजाब में पहुंच चुका है, और वहां पे लोग बहुत परेशान है, पंजाब के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं, और वो लोग इससे मुक्ति चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है अकाली दल इसको कंट्रोल करने में फेलियर रहा है, और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में उठा रहा है। चलिए डॉक्टर कुमार, पंजाब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लाल कृष्ण आडवाणी की सीट की अगर बात करें तो इस बार क्योंकि उन्होंने भोपाल जाने की इच्छा जाहिर की थी, हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट जो है गुजरात से ही दिया, क्या माना जाए, क्या इस बार मतदाताओं में नाराजगी होगी किसी बात को लेकर? देखिए, मतदाताओं में तो नाराजगी निश्चित रूप से रही होगी गांधीनगर की, क्योंकि जिस ढंग से आडवाणी जी जो है ओपनली अपोज किए थे नरेंद्र मोदी का, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गांधीनगर का मतदाता है वो जो बीजेपी सपोर्टर है खास कर करके उसको दुख हुआ होगा। लेकिन साथ में ये भी तय है कि नरेंद्र मोदी खुद पर्सनल एफर्ट लगा करके आडवाणी जी गांधीनगर लाए। आप देखें कि नॉमिनेशन के रोज भी नरेंद्र मोदी खुद ही थे वहां पे उपस्थित थे, और खुद नरेंद्र मोदी भी जो है आम मतदाता से जो है अपील बार बार कर रखे हैं आडवाणी जी के लिए। तो आडवाणी जी अगर वहां से जीत रहे हैं तो सिर्फ इसलिए जीतने जा रहे हैं कि मोदी जी उनके साथ हैं। अदरवाइज आडवाणी जी अपने नाम पे आज के तारीख उनके लिए जितना मुश्किल हो सकता था। तो हमको नहीं लग रहा है कि आडवाणी जी, हाँ अब देखने वाली बात यह हो कि आडवाणी जी पहले जितना मतों से जीतते थे उतना मत से इस बार जीत रहे हैं या उस परसेंटेज में कमी आ रही है, बस ये देखने की बात होगी। लेकिन को लग रहा है कि आडवाणी जी शायद वहां से आराम से कंफर्टेबली जीतने जा रहे हैं। और परेश रावल की सीट पर कितनी उम्मीदें हैं आपको बीजेपी से, क्योंकि बॉलीवुड से आए हैं और एक मजबूत कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया इस बार? ये बात आप ठीक बोले, क्योंकि दिनसा पटेल भी जो है वहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। जब परेश रावल वहां पे गए थे तो उनके बारे में भी हल्ला हुआ कि ये भी जो है बाहरी हैं, ये गुजरात में कभी टाइम देते नहीं है, बॉम्बे में इनका ज्यादा समय बीतता है। लेकिन दूसरे तरफ परेश रावल भी वहीं के हैं, और पहले भी जब बीजेपी का कैंपेन होते रहा तो परेश रावल भी वहाँ हमेशा जो है गुजरात वो आते जाते रहे हैं। तो ठीक है, गुजरात उनका रेगुलर उतना नहीं रहा है, लेकिन एक टच में रहे हैं गुजरात से। और हमको लग रहा है कि परेश रावल का एक अपना स्टारडम का भी एक अपना अलग है, क्योंकि गुजरात के एक बहुत अच्छे एक्टर जाने जाते हैं। जी डॉक्टर कुमार, एक फाइनल वर्डिक्ट पंजाब को, पंजाब की जो घमासान है, इस बार अरुण जेटली जो है नवजोत सिंह सिद्धू की जगह पर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार जीत चुके हैं, कितना बड़ा यहाँ पर चुनौती पेश कर पाएंगे? अगर कांग्रेस कोई सबसे अच्छा कैंडिडेट दिया आज तक तो हमको लग रहा है कि शायद अमृतसर से ही दिया है, जहां पे कि जबरदस्त कंपेनिंग चल रहा है दोनों की तरफ से, अमरिंदर सिंह की तरफ से भी और अरुण जेटली की तरफ से भी। लेकिन अमृतसर पिछला कई एक बार से जो आप देखेंगे बीजेपी के फेवर में है। अमरिंदर सिंह का सिर्फ टंग स्लिप खा गया जगदीश टाइटलर के मामले पे, और इसके कारण थोड़ा सा आप देखेंगे पिछला 2-3 दिन में अमरिंदर सिंह जो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, और वहां पे जो अरुण जेटली का जो अपर हैंड नजर आ रहा है, और इसलिए हमको लग रहा है कि वहां पे जो है दिलचस्प मुकाबला है। थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि स्लाइट मार्जिन हो सकता है अपर हैंड अरुण जेटली का, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं कि हम जीत ही जाएंगे। चलिए अब 16 मई को तय होगा कि जनता जो है किसको चुन करके लाती है और किसकी सरकार बनती है, किसके दावों में दम होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर और चर्चा करेंगे तमाम तरह की जो सीटें हैं। आज उन 89 सीटों पर जो चर्चा होनी है उस पर पल पल की अपडेट्स आपको देंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।